संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई आरंभ। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना ने देश की माताओं और बहनों के सिंदूर का लिया बदला। मिशन समाप्त नहीं, सिर्फ स्थगित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय तीज महोत्सव में की शिरकत। लाडो सखी योजना का किया शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए डिजिटल वॉल कार्यक्रम की करी घोषणा। प्रदेश में सफलतापूर्वक आयोजित की गई सीईटी परीक्षा। औसतन 90% से अधिक उम्मीदवारों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। करीब 13.5 लाख अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने होडल में 2 करोड़ 50 लाख के विभिन्न विकास कार्यों के किए उद्घाटन। कहा, पलवल में सभी विकास कार्य तीव्रता के साथ पूरे किए जाएंगे। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। संसद में आज सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। लोकसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को शेर की उपमा दी और पाकिस्तान की तुलना मेंढकों से की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना कभी छोटे और निर्बल दुश्मनों से अपनी ताकत नहीं तोलती। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का सैन्य बल शौर्य और धैर्य दोनों में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगा। उन्होंने बताया कि 6-7 मई की रात भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी और उनके हैंडलर मारे गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये संख्या वास्तविक रूप से और भी अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म के आधार पर पहचान कर निर्दोष लोगों को अमानवीय ढंग से निशाना बनाया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की और आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की पूरी छूट दी। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 22 मिनटों में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि सेना ने देश की माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। अब यह सिंदूर केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे शौर्य की गाथा बन चुका है। उन्होंने रामायण की चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने केवल जवाबी कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया था। भारत पर मिसाइल और लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया गया, लेकिन उन्नत रक्षा प्रणाली ने सभी हमलों को विफल कर दिया। पाकिस्तान एक भी लक्ष्य को नहीं भेद पाया। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह संतुलित, आत्मरक्षा के तहत और निर्णायक थी। यह मिशन सिर्फ स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ, तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों,
नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ये सवाल किया कि हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने मार गिराए, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि भारत ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष को सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन सवाल राष्ट्रहित में होने चाहिए। रक्षा मंत्री ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि जब लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों में नहीं उलझना चाहिए। अंबाला में आज राज्य स्तरीय तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाली तीज की बधाई देते हुए लाडो सखी योजना का शुभारंभ किया और आंगनबाड़ी केंद्रों को नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए डिजिटल वॉल कार्यक्रम की भी घोषणा की। लाडो सखी योजना के तहत प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे और उन्हें 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य में 131 महिला सांस्कृतिक केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयं सहायता समूह को सम्मानित भी किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज का पर्व हमारी संस्कृति की पहचान है। हरियाणा में अलग ही रंग होता है। इस त्योहार पर बहनों का एकत्रित होना खुशी का पल है। उन्होंने कहा कि तीज के बाद त्योहारों की लंबी श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये पर्व हमें मिलकर प्रकृति का सम्मान करने की शिक्षा देता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी से पेड़ लगाने की भी अपील की। अलग ही रंग है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमने लक्ष्य रखा था और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,10,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी अब हम इस अभियान को और अधिक गति देने के लिए आज एक लाडो सखी योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं। इससे हमारी जो गर्भवती बहनें हैं उनकी देखभाल के लिए हमारी लाडो सखी को लगाया जाएगा और लाडो सखी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, हमारी एएनएम की बहनें होंगी और ये उनकी हमारी बहनों की रक्षा सुरक्षा देखरेख करेंगी। अब इनकी देखरेख में गर्भवती महिलाओं का प्रवास तक उन बेटियों को पैदा होने पर हर पल हमारी लाडो लक्ष्मी वो देखरेख करेगी। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि तीज के अवसर पर प्रकृति का हरा भरा स्वरूप देखने को मिलता है। इस अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों का सम्मान और बच्चों के लिए अवसर देना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रदेश के लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं, हम ये भी प्रण लेते हैं कि हर बेटी को सम्मान, हर माँ को सुरक्षा और हर बच्चे को अवसर देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐतिहासिक अभियान हमारे इस हरियाणा की धरती से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस अभियान का आह्वान किया और ऐतिहासिक कदम उठाए गए। मेहनत और क्योंकि लगातार जब से काम हुआ, इसमें शीघ्र एक इस तरीके से काम हो रहा है कि जो लिंग अनुपात का जो बैलेंस है उसको हमने बहुत हद तक ठीक किया है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सावन में प्रकृति के साथ मानव भी झूम उठता है। सावन में प्रकृति अपने यौवन पर आ जाती है और हर ओर हरियाली छा जाती है। यह जीवन में उमंग भर देती है और प्रदेश के गांव-गांव में झूले डालकर तीज मनाई जाती है। तो सूखे हुए पत्ते फिर हरे होने लग जाते हैं। चारों तरफ प्रकृति यौवन पर आ जाती है, फूल खिलने लगते हैं और बरसात की फुहारें
जीवन को उमंगमय बना देती हैं। चारों तरफ ये जो सावन का महीना आता है, इसमें प्रकृति खिल जाती है, और जब प्रकृति खिल जाती है तो फिर मानव भी खिलता है। हरियाणा राजभवन में कल शाम हरियाली तीज का भव्य आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने प्रदेशवासियों को तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पावन अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, जो हमें अपनी परंपराओं से जोड़ता है। राज्यपाल ने द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद राज्य गीत की सामूहिक प्रस्तुति पेश की गई। सावन की रुत आई जैसे लोकप्रिय हरियाणवी गीतों और पंजाबी लोक नृत्य ने उपस्थिति को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजभवन परिसर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठा। तीज पर महिलाओं और बच्चों के लिए पारंपरिक झूलों की भी व्यवस्था की गई, जबकि मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल उत्सव में खास आकर्षण रहे। इसके अलावा विविध प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों ने भी कार्यक्रम के स्वाद को दुगना कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दलों ने अपने लोक नृत्य और गीतों की प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। कलाकारों की इन शानदार प्रस्तुतियों से प्रभावित होकर राज्यपाल ने कला एवं संस्कृति विभाग और कलाकारों को प्रोत्साहन के तौर पर 4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीवन का आधार प्रकृति है और प्रकृति का संरक्षण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को यमुनानगर के कलेसर में वन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पौधारोपण भी किया, साथ ही वन विभाग के नवनिर्मित विश्राम गृह का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कालेश्वर महादेव मठ मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि आज हम आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वन महोत्सव हमें इसी बात की याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर रहना सीखें। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में राज्य में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने लक्ष्य से बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए। दूसरे चरण में 90 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस साल अन्य योजनाओं में प्रदेश में कुल 1 करोड़ 20 लाख पौधे और लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार प्रदेश में 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आज जब हम आधुनिकता के दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वन महोत्सव हमें इसी बात की याद दिलाता है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का शोषण न करें, बल्कि उसके साथ मिलकर रहना सीखें, उससे प्रेम करें और उसके साथ जिएं। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम जीवन का एक स्रोत रोपित करते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक नई उम्मीद ये पैदा करते हैं और इसलिए कहा भी गया है कि वन है धरती का श्रृंगार, वन है धरती का श्रृंगार। इनसे ही जीवन साकार, पक्षी चहके, नदियां बहती, हरियाली में सृष्टि रहती। ये हमारी संस्कृति से ये जुड़े हुए विषय हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 26 और 27 जुलाई को आयोजित CET परीक्षा को सफल बताते हुए कहा कि दोनों दिनों की सभी शिफ्टों में औसतन 90% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि ये आयोग के प्रति बढ़ते जनविश्वास और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता का प्रमाण है। CET की परीक्षा में कुल 13,48,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आयोग मुख्यालय में स्थित अत्याधुनिक कंट्रोल रूम से पूरे राज्य के परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई। 50,000 से अधिक कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग को ट्रैक किया गया।
AI की मदद से हर 15 सेकंड में दृश्य अपने आप बदलते रहते थे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों से रियल टाइम में बायोमेट्रिक उपस्थिति का डेटा मुख्यालय को भेजा गया। परीक्षा के दौरान प्रशासन व उम्मीदवारों में एक बेहतर तालमेल रहा। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के भीतर CET की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की पूरी कोशिश रहेगी। उन्होंने परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग देने वाले सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि अन्य विभागों से जुड़ी हुई भर्तियां भी जल्द ही आएंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कल होडल के खंड हसनपुर में 2 करोड़ 50 लाख के विभिन्न 19 विकास कार्यों के उद्घाटन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष क्षेत्र में करीब 150 करोड़ के विकास कार्य और करवाए जाएंगे, जिनमें 84 करोड़ रुपए की लागत से PWD की सड़कों का निर्माण के साथ ही कम्युनिटी सेंटरों और खेत खलियान के लिए जाने वाले रास्तों को पक्का करवाने के कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। सभी विकास कार्य तीव्रता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपये के काम हमने पिछले साल में हम करने वाले हैं। 84 करोड़ की जो PWD की सड़कें हैं उनको हमने मजबूत करना है। ऐसे ही 15 करोड़ की लागत से हमने खेत खलियान के रास्ते जोड़े और गांवों की पंचायतों के विकास के लिए हमने लगभग 15-20 करोड़ रुपया अलग से दिया है। 3 करोड़ डी प्लान से दिया है, 3 करोड़ रुपया विधायक निधि से दिया है। ऐसे लगभग 150 करोड़ के काम होडल विधानसभा में आगामी समय में किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में देश व प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जैसे जैसे क्षेत्र की जरूरतें होंगी वो काम भी हम पूरी ईमानदारी के साथ विकास में कोई छोड़ेंगे नहीं। इसलिए विकास के लिए भी हमने लोकसभा के लिए यूनिवर्सिटी लेके आए तो वो पलवल जिले में दूधौला में बनवाई 1000 करोड़ की। हमने ये हाईवे बनवाया तो वो फरीदाबाद से शुरू होकर यहां तक जाता है। चाहे उसमें पुल बनवाए हो, यही नहीं, हम अब बल्लभगढ़ से पलवल के लिए मेट्रो लेके आ रहे हैं। यमुना पे पुल हो, कॉलेज हो लड़कियों के लिए, एक पलवल से कुड़ली के लिए 6000 करोड़ की ऑल्टी बन रही और पलवल जिले को हमने पूरे देश से ऐसे कनेक्ट कर दिया है। आप एक बार पलवल में यहां से जाके KMP पे चढ़ जाना, फिर देश के किसी भी हाईवे पे चले जाना, आपको कोई रोकने वाला, ऐसे जोड़ दिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने आज नारनौल में पार्टी के संगठन की एक बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में नया संगठन बना है और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत आज वे नारनौल में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा सरकार ने तुरंत प्रभाव से नौकरी में विकलांग कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। सरकार ने ठोस निर्णय लेते हुए 60 साल की उम्र होते ही बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए कर्मचारी उनके घर पहुंचते हैं और तुरंत प्रभाव से पेंशन बनाई जाती है। अगर किसी की पेंशन काटी जा रही है तो इस बारे में सूचना दें ताकि 8 दिन के अंदर इसे ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग है और उनकी कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। आज भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ की जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक आज ये मीटिंग रखी गई थी। मेरी ईमेल आईडी मैं आपको देके जा रहा हूँ, उनको आप मेरे तक भेजने का काम करें। उनको वेरीफाई करके जो पात्र लोग हैं, योग्य लोग हैं, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको 1 सप्ताह के अंदर अंदर दोबारा उनकी पेंशन जुटाने का काम करेंगे। दिव्यांगजनों की तरक्की, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनका विकास और समाज में संपूर्ण भागीदारी दिव्यांग साथियों की, भाई बहनों की रहे,
इसके लिए पूरी केंद्र की सरकार भी, हमारी प्रदेश की सरकार भी इसमें लगी हुई है। पहले 3% हम रिजर्वेशन दिव्यांग बहन भाइयों को देते थे। अब हमारी सरकार जब 2014 में आई थी, मनोहर लाल जी के टाइम में, केंद्र ने भी और हरियाणा प्रदेश ने भी 4% दिव्यांग जनों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने का काम किया। नारनौल के गांव ढाणी बास अकीरा रोड निवासी आईटीबीपी जवान सहारनपुर के पास हुए सड़क हादसे में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को आज पैतृक गांव लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवान के बेटे ने शहीद को मुखाग्नि दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। शहीद जवान धर्मवीर सिंह 2009 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। सेवा के दौरान उनकी कई जगह पोस्टिंग रही। फिलहाल वे जीडी कांस्टेबल के पद पर रामगढ़ में तैनात थे, जहां हुए एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन्होंने करीब 16 साल देश की सेवा की। शहीद के अंतिम संस्कार पर विधायक ओम प्रकाश यादव ने पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए परिवार को सांत्वना दी। धर्मवीर नाम के हमारे आईटीबीपी के एक जवान शहीद हुए हैं। उनके अंतिम क्रिया के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये बहुत ही विडंबना की बात है कि इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन भगवान सबका रखवाला होता है, सबकी बख्शता है। उपलक्ष्य में इनके परिवार को भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इनको इस दुख घटना के ऊपर भगवान शक्ति दे, सहन शक्ति दे, हौसला दे और पूरी एकेडमी के अफसरों की तरफ से और उनकी तरफ से जो भी हमारे काम होगा तो हम तो पूरे करें। और ये बहुत बहादुर लड़का था। इनके बताते हैं 2 बच्चे हैं और एक तीसरा बच्चा अभी होने वाला था। आज देखिए हजारों की संख्या में जो हमारे साथ में शहीद परिवार के लिए आए हुए श्रद्धांजलि लेके, इनकी सबकी आंखों में नम है। हमें भी ये बहुत बड़ा भारी दुख है कि ये देश के लिए शहीद हुआ जवान। इसका शहीद जो है, इसका जो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसने जो भी देश के लिए सेवा करी है, 19 साल की नौकरी करी है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक शिव भक्तों की आस्था देखने लायक रही। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सोमवार तड़के से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। मंगला आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रोटोकॉल स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई। इस दिन बाबा विश्वनाथ अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि दक्षिण भारत में सावन की शुरुआत उत्तर भारत से 15 दिन बाद होती है, इसलिए इस मौके पर अतिरिक्त भीड़ उमड़ती है। वहीं काशी में भक्तों की सुविधा के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी, पुलिस बल की तैनाती और कतारों में सुचारू दर्शन व्यवस्था की गई। लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन कर रहे थे। सावन का ये तीसरा सोमवार भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोनीपत के गन्नौर में विकसित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की अति महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित परियोजना करार दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना का संचालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए और इसमें कोई प्रशासनिक या तकनीकी बाधा न आने दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस परियोजना की प्रगति की निगरानी करते रहे हैं और सरकार का प्रयास है कि इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री के कर कमलों से करवाया जाए। संचालन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक विशेष नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये मंडी न केवल हरियाणा बल्कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के किसानों और दिल्ली की आजादपुर मंडी के व्यापारियों को भी लाभ देगी। 544 एकड़ में फैली इस मंडी में 17 आधुनिक शेड, वर्टिकल मार्केटिंग और 20,000 से अधिक वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी। सावन के मेवे के नाम से मशहूर कैथल जिले की फिरनी मिठाई की मांग लगातार बढ़ रही है। जिले में बनने वाली इस खास मिठाई को खाने की चाह रखने वाले लोगों को कैथल में उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों द्वारा उपहार के रूप में भेजी जाती है। हरियाली तीज पर लोग अपनी बहन बेटियों को भेजे जाने वाली कोथली में फिरनी की मिठाई को विशेष तौर पर भेजते हैं।
आजकल कैथल के सभी बाजारों में फिरनी और घेवर सजे हुए हैं और सुबह से शाम तक इनकी जमकर खरीदारी हो रही है। कैथल के मुख्य बाजार में फिरनी विक्रेता प्रेमचंद और सतबीर कुमार ने कहा कि सावन में फिरनी मिठाई का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तीज के मौके पर इसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। फिरनी बनाने और इसे कई दिनों तक सुरक्षित रखने में नमी बहुत महत्व रखती है। ये दूसरी मिठाइयों से सस्ती होने के कारण लोगों द्वारा बड़ी पसंद की जाती है। वहीं फिरनी बनाने वाले कारीगरों ने कहा कि उनके पूर्वज लंबे समय से फिरनी बनाते आ रहे हैं। सावन के मौसम में नमी होने के कारण फिरनी बनाई जाती है। सावन आ गया है और फिरनी चाहिए। इंतजार के बाद सावन की इंतजार करते हैं और फिरनी जो है कहते हैं भी और कुछ नहीं चाहिए, फिरनी चाहिए बस, इसलिए इसका क्रेज बहुत है। ये एक बुजुर्गों की बनाई रीत को पूरा आज भी बच्चे करते आ रहे हैं। काफी अच्छा लगता है इसी बहाने जो है कि किसी न किसी चीज में हम लोगों तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचा पाते हैं और उनको मिठास का अनुभव करवा पाते हैं। इंतजार रहता है लोगों को कि कब ये फिरनी शुरू होगी और कब हमें इसका स्वाद मिलेगा। उन्हीं को देखते देखते हमने फिरनी बनाना सीख लिया था। हर लड़की चाहती है कि मेरे पिताजी के घर से कुछ आए, वो अपने ससुराल में कि अपने परिवार की मान बढ़ाए और कहे कि हमारे घर से ये आया है। ये सावन का ये जो महीना होता है, ये फिरनियाँ एक खराब नहीं होती है। तो क्या है जी कि घी और मैदा अपना सही होता है, इसीलिए इसकी क्वांटिटी इतना है कि 20-25 दिन तो चल ही जाता है जी, खराब नहीं होता जी। बहुत डिमांड है जी, बहुत दूर तक जाती है जी। फिरनी खरीदने आए ग्राहकों ने कहा कि कैथल की फिरनी का स्वाद अनूठा है। सावन शुरू होते ही दोस्तों रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाते हैं और उन्हें कैथल की फिरनी भेजने के संदेश मिलते हैं। सही लगभग हमको याद नहीं, बचपन से ही लगभग यहीं से आ रहे हैं, हम फिरनी लेके जा रहे हैं। सावन में जैसे तीज त्योहार पे जो भी होता है, फिरनी होगी, घेवर होगी, तब वो यहाँ का काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से लेके अपना भाई और बहनों को और वगैरह सबको देते हैं। से अपने सिस्टर के लिए यहीं से लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो कहने की बात ही नहीं है। कैथल की तो बड़ी फेमस है जो फिरनी मिठाई है, और मैं तो कहता हूँ कि यहीं से लें और अपना टेस्ट बनाए रखें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।